बात करिए मार्केट अपडेट की। ग्लोबल बाजारों से संकेत आज खराब थे, जिसके बाद बाजार का मूड बिगड़ा। बाजार एक हफ्ते के निचले स्तरों पर बंद हुआ। मिड कैप्स की काफी धुलाई हुई, स्मॉल कैप्स भी काफी टूटे। आज के सेशन में सारे सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए। रियल्टी, मेटल, आईटी में सबसे ज्यादा पेन था आज के सेशन में। सुमित है हमारे साथ डिटेल्स के साथ। सुमित, बताइए किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा प्रेशर आज था, कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा टूटे? देखिए, आज प्रेशर अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिला। हालांकि प्राइवेट बैंक्स जो थे वो कुछ हद तक जरूर सपोर्टिव थे। तो एक एक करके टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स आएंगे। निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज ऑटो का दबदबा। बजाज ऑटो 1% ऊपर, एचडीएफसी बैंक 3.4% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक करीब 0.5% ऊपर और कोटक महिंद्रा बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में कोल इंडिया करीब 7% नीचे, बीपीसीएल 6%, टाटा स्टील 4.5% और एसबीआई लाइफ 4% बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में वरुण बेवरेजेस 5.5% चला, आदित्य बिरला कैपिटल 3% ऊपर, इमामी और गुजरात गैस दो और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में टाटा कम्युनिकेशन। नंबर्स के बाद कॉनकॉल और कॉनकॉल का इंपैक्ट करीब 9.5% नीचे। पीबी फिनटेक 7% टूटा, हिंदुस्तान जिंक 6.5% टूटा और कमेंस इंडिया भी करीब 6% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आदित्य बिरला कैपिटल एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार रहा। इंटेलेक्ट डिजाइन खबर का असर रहा, उन्हें 2% का उछाल यहां देखने को मिला। गुजरात गैस और बायोकॉन कुछ और ऐसे नाम जहां पे 2% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। एफ&ओ लूजर्स में लीड कर रहा था टाटा कॉम 9.5% नीचे। कोल इंडिया, बलरामपुर चीनी और जुबिलेंट फूड कुछ और ऐसे नाम जहां पर काफी प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा बैंकिंग गेनर्स में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जो कि फ्लैट टू पॉजिटिव टोन में बंद होते हुए दिखाई पड़े। और मेटल में प्रेशर था हिंदुस्तान जिंक में, एनएमडीसी में, नाल्को में, सेल में। तो मार्केट ने हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में काफी प्रेशर के साथ शुरुआत की है। देखते हैं पूरा हफ्ता कैसे पैन आउट होता है। शुक्रिया आपका सुमित ही डिटेल्स बताने के लिए। तो शुरुआत तो कमजोर है इस हफ्ते की, और ये जो तमाम वीकनेस थी ग्लोबली हमें मिली थी और उसी पेन के साथ आज मार्केट की क्लोजिंग हुई। लेकिन एक और खबर की रुख करेंगे। 28 अप्रैल से इंडोनेशिया अपना पाम ऑयल का एक्सपोर्ट बंद करने जा रहा है। वो पहले अपनी घरेलू मांग को पूरा करेगा और उसके बाद ही बैन हटाने पर फैसला लेगा। हालांकि ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर भी मिली है कि इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट बैन में क्रूड पाम ऑयल और आरबीडी पाम ऑयल शामिल नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि बैन का भारत पर ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि भारत पाम के कुल इंपोर्ट का 90% से ज्यादा हिस्सा क्रूड पाम ऑयल का ही करता है। यानी इंडोनेशिया के पाम ऑयल बैन की खबर आने के बाद खाने का जो तेल है वो और महंगा होने की जो आशंका जताई जा रही थी उस पर अब विराम लगता दिख रहा है। और महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर के मुद्दे पर महाभारत छिड़ गई है। लाउडस्पीकर के मुद्दे पर आज महाराष्ट्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें बीजेपी को छोड़कर सभी दलों ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे इस बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक का बहिष्कार करने के बाद बीजेपी ने उद्धव सरकार पर हमला बोल दिया। बीजेपी ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए कहा कि महाराष्ट्र में पुलिस का गलत इस्तेमाल हो रहा है और राज्य में अराजकता जैसे हालात हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार विरोधियों को कुचलना चाहती है। उन्होंने उद्धव सरकार से पूछा कि क्या हनुमान चालीसा का पाठ करना देशद्रोह है। वो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और सरकार उन पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाए। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? हमारा तो मानना यह है कि हिटलर शाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं होता। और अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति यहां पर चलेगी तो हम भी उसका मुकाबला करेंगे। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। और लाउडस्पीकर को लेकर छिड़ी बहस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसके बारे में इस पूरे देश में लागू होता है। तो इस बारे में अगर केंद्र सरकार ये निर्णय लेगी तो सभी के लिए सुविधा होगी। ये जो किया जा रहा है ये जानबूझ के क्रिमिनल हेट्रेड तैयार करने के लिए, अशांति निर्माण करने के लिए हो रहा है। और लाउडस्पीकर पर छिड़ी जंग के बीच महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह मंदिर मस्जिद का मामला नहीं बल्कि लाउडस्पीकर का मामला है। राज्य सरकार किसी एक पक्ष के लिए नियम नहीं बना सकती। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से चर्चा करेंगे। ये सिर्फ मंदिर मस्जिद का विषय नहीं है, ये सारे जो स्पीकर लगते हैं पूरा उसी का विषय है। मेजरमेंट हर एक लाउड स्पीकर की लिए जाए तो हर एक धर्म को, हर एक जो सेलिब्रेशन होता है, फेस्टिवल होता है, उसको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इसलिए हमने यही कहा है, सारे जो दल थे वहाँ उन्होंने यही कहा है कि हम केंद्र सरकार से भी इस पे कुछ बातचीत करें। और दूसरा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है उसका फॉलो अप होना चाहिए, लेकिन ये फॉलो करते हुए किसी को भी तकलीफ ना हो, यही हमारा मानना है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो, ये भी हम उस पर बात पक्की करके आ जाए।
और मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमले का मामला भी जोर पकड़ रहा है। शनिवार को नवनीत राणा और रवि राणा से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचने पर शिव सैनिकों ने किरीट सोमैया पर कथित तौर पर हमला किया। इस मामले को लेकर सोमैया आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिले। सोमैया ने कहा कि नित्यानंद राय ने भरोसा दिलाया है कि वो इस मामले पर गृह सचिव से बातचीत करेंगे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने हमें आश्वस्त किया है कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसके संदर्भ में वो अजय कुमार भल्ला गृह सचिव के साथ में डिटेल में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, या फिर आवश्यकता पड़ी तो गृह मंत्रालय के कोई अधिकारी महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र में जाकर स्थिति का अध्ययन कर वो जल्द से जल्द रिपोर्ट सुपुर्द करेंगे। और एनसीपी भी लाउडस्पीकर विवाद में कूद गई है। एनसीपी की नेता फहमीदा हसन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के सामने नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए समय मांगा है। हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी को मैंने एक परमिशन लेटर मांगा है कि हमें भी पीएम निवास के बाहर हनुमान चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, नवकार मंत्र है, या हमारी अजान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, या नोविनो है, मैं सब कुछ करना चाहूँगी। अगर हमारे देश का भला ये सब चीज़ों से होता है तो मैं ये शांति हमारे देश के लिए करना चाहूँगी। देश के अंदर जो बेरोजगारी है, महंगाई है, जीडीपी का जो रेट है, उस पर रोक लगे और लोगों की शांति के लिए और जनहित के लिए मैं पीएम आवास के बाहर ये सब करना चाहती हूँ। और महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर बनाम हनुमान चालीसा पर क्यों मचा है बवाल? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा। शाम 7:57 पर लाउडस्पीकर पर महाहंगामा। और अब बात कोरोना से जुड़ी अपडेट की। कोरोना की नई लहर की आशंका को लेकर अब सरकारें अलर्ट हो गई हैं। हमें सूत्रों से खबर मिल रही है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी 27 अप्रैल को कोरोना पर एक समीक्षा बैठक कर सकते हैं। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पीएम की मीटिंग के बाद कर्नाटक गाइडलाइन जारी करेगा। इधर एक हफ्ते में कोविड के मामले दोगुने हो गए हैं। अपडेट लेते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, बताइए, एक तो कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री की बैठक को लेकर क्या खबरें हैं, अलग अलग राज्यों से क्या जानकारी मिल रही है, और ओवरऑल कोरोना के नए मामलों को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पूरी बैठक होगी और सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बैठक में गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे और साथ ही खासतौर पर जो 10 से 12 राज्य हैं जहां पर संक्रमण दर काफी ज्यादा है, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल और कर्नाटक, इन राज्यों के मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। जो स्वास्थ्य सचिव है राजेश भूषण, उनकी तरफ से एक प्रेजेंटेशन दी जा सकती है कोरोना के मौजूदा हालात पर। ये बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि हमने देखा है पिछले 3 हफ्तों में पूरे देश भर में जो कोरोना का ग्राफ है काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया है। एक्टिव केसेस की संख्या 16,000 के पार एक बार फिर से पहुंच गई है और वहीं अगर हम पिछले 3 से 4 दिन का ट्रेंड देखें तो लगातार ये नंबर बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। तो इसके मद्देनजर ये समीक्षा बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री का भी ये स्टेटमेंट आया है कि जिस तरह से राज्य में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जल्द ही गाइडलाइंस जारी की जाएगी राज्य सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद इन गाइडलाइंस को जारी किया जाएगा। तो ओवरऑल कितनी तेजी से ये आंकड़ा बढ़ रहा है इस बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बीते हफ्ते की बात की जाए यानी कि 18 से 24 अप्रैल की बात की जाए तो नए केसेस या फिर एक्टिव केसेस की बात करें तो 15,000 से ज्यादा आए हैं, जबकि इससे पहले वाला जो प्रीवियस वीक था तब ये आंकड़ा 8,000 के आसपास था। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी तेजी से नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका दीपाली, डिटेल्स बताने के लिए। तो जो नए संख्या है नए कोविड केसेस की वो तो तेजी से जरूर बढ़ी है, लेकिन हाँ अब इसको लेकर जो अलर्टनेस है वो तेज होती हुई दिख रही है, जिसके बाद अब जो मीटिंग्स का सिलसिला है वो तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। और आगे बढ़ेंगे, जिन लोगों के पास अभी तक कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है उनके लिए अच्छी खबर है। सूत्रों के मुताबिक सरकार आयुष्मान भारत यानी पीएम जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद मामूली प्रीमियम चुकाकर देश का कोई भी नागरिक 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकेगा। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए क्या बदलाव किए जा सकते हैं आयुष्मान भारत में? बिल्कुल, देखिए, सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो मौजूदा आयुष्मान भारत यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम है, इसका दायरा बड़ा किया जा सकता है। इसके लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और नीति आयोग मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। उस ड्राफ्ट के मुताबिक देश के सभी लोगों को आयुष्मान भारत के तहत जोड़ने की योजना बनाई गई है। यानी कि इस ड्राफ्ट के मुताबिक बहुत ही कम सालाना नॉमिनल प्रीमियम में सभी लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में मिल सकेगा। अभी अगर बात करें तो जो ड्राफ्ट के मुताबिक 8 करोड़ नए परिवार यानी करीब 40 करोड़ लोगों को शामिल करने की योजना है। अगर बताऊं तो पहले से ही 69 करोड़ लोगों के पास ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम यानी आयुष्मान भारत का कार्ड है और 26 करोड़ देश में ऐसे लोग हैं जिनके पास अलग अलग देश की स्कीम में, जो प्राइवेट या सरकारी स्कीम में हेल्थ इंश्योरेंस मौजूद है। तो कुल मिलाकर देश की पूरी आबादी
इससे कवर हो जाएगी। ये कुछ उसी तर्ज पर जैसे अमेरिका में ओबामा केयर होता था, लेकिन अमेरिका की आबादी उतनी नहीं है जितनी भारत की है। इस लिहाज से देखें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी और सस्ती हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम साबित हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया आपका आलोक ये डिटेल्स बताने के लिए। तो अब जो आयुष्मान भारत है उसके तहत दायरा बढ़ सकता है और सभी को मिल सकता है इंश्योरेंस 5 लाख तक का। अगर आपके पास नहीं है खासतौर से तो आपको बेनिफिट होगा। आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। रुक करेंगे एक और इंपॉर्टेंट खबर का। बीपीसीएल को बेचने में नाकाम रही सरकार कंपनियों के एसेट मोनेटाइजेशन पर खास जोर दे रही है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को कैबिनेट सचिव की अगुवाई में 12 मंत्रालयों की अहम बैठक होने वाली है। पूरी खबर लेंगे लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण बताइए, क्या माना जाए कि विनिवेश की जो धीमी रफ्तार है उसकी भरपाई करने के लिए एसेट मोनेटाइजेशन करने की तैयारी में है सरकार? ये जो मेगा मीट होनी है इसमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? कौन कौन से मंत्रालय शामिल होंगे? देखिए, दरअसल ये कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की मीटिंग हो रही है जिसकी अध्यक्षता खुद कैबिनेट सचिव करेंगे। और ये मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब बीपीसीएल जैसी बड़ी कंपनी, जो कि सरकार के पूरे विनिवेश प्लान का एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत कंपनी थी, उसका विनिवेश सरकार ने एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया या फिर वापस ले लिया है। तो ये जो बैठक हो रही है इस परिदृश्य से देखें तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक में सरकारी कंपनियों के एसेट मोनेटाइजेशन के लिए रणनीति बनाई जाएगी। उस एसेट मोनेटाइजेशन को कैसे फास्ट ट्रैक किया जाए इसकी रणनीति बनाई जाएगी। तो इस बैठक में कुल 12 मंत्रालयों को बुलाया गया है। उन 12 मंत्रालय के अधिकारी इसमें शामिल होंगे और उन 12 मंत्रालयों के तहत जो सरकारी कंपनियां आती हैं उन सरकारी कंपनियों के एसेट मोनेटाइजेशन को कैसे फास्ट ट्रैक किया जाए, जिन कंपनियों के एसेट मोनेटाइजेशन के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अभी पाइपलाइन में है उनको कैसे फास्ट ट्रैक किया जाए, इसकी रणनीति यहां पे बनती हुई दिखेगी। तो ये जो 12 मंत्रालय, उसमें कई महत्वपूर्ण मंत्रालय, पेट्रोलियम, शिपिंग, कोल, माइंस, रोड ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एविएशन, फूड, टेलीकॉम मंत्रालय, इस तरह से 12 मंत्रालय के तहत आने वाली सरकारी कंपनियों के एसेट मोनेटाइजेशन पर चर्चा होगी और इसमें बीते साल का जो अनुभव रहा है उसकी भी समीक्षा की जाएगी। शुक्रिया लक्ष्मण आपका ही डिटेल्स बताने के लिए। तो इस अपकमिंग मीटिंग में कई सेक्टर्स मौजूद रहेंगे। कंपनियों का ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, बस ये पूरा प्रोसेस कैसे एक्सपेडाइट होगा इस पर इस मीटिंग में होगी बातचीत। और आज से दिल्ली में रायसीना डायलॉग की शुरुआत होगी और आज शाम इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। अगले 3 दिनों तक रायसीना डायलॉग में वैश्विक राजनीति और आर्थिक मुद्दों पर विचार मंथन होगा, लेकिन फोकस होगा कि विश्व को अब एक नए नजरिए से देखा जाए। इस साल कार्यक्रम में 90 देशों के 210 से ज्यादा वक्ता भाग ले रहे हैं। और इस साल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन है। रायसीना डायलॉग का ये 7वां एडिशन है। 2016 में हर साल विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। और मुंबई के वाल्केश्वर थाने में एक महिला ने अपनी सोसाइटी के खिलाफ उगाही का मामला दर्ज कराया है। महिला का आरोप यह है कि सोसाइटी ने उसे शेयर सर्टिफिकेट देने के बदले 20 लाख रुपए मांगे, जबकि नियम के मुताबिक 25,000 रुपए उसने जमा करा दिए थे। महिला ने 2021 में A1 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 4 करोड़ 15 लाख में घर खरीदा था। सोसाइटी ने उससे कीमत का 5% सोसाइटी में जमा कराने को कहा। इधर सोसाइटी का कहना है कि महिला झूठ आरोप लगा रही है और हाउसिंग सोसाइटी